वेलकम बैक एवरीवन, माय नेम इज सागर एंड वी आर बैक हियर विद अनदर वीडियो। तो आज है डे 145 हमारी पीओटीडी सीरीज का। चलिए आज का क्वेश्चन करते हैं, लॉन्गेस्ट बाइटोनिक सबसीक्वेंस। तो यार ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसमें आपको काफ़ी अच्छा लॉजिक बिल्ड करने को मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गिवन एन एरे ऑफ पॉजिटिव नंबर्स एंड वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ बाइटोनिक सबसीक्वेंस। तो यार सबसे पहले बाइटोनिक क्या होता है? तो a subsequence of array is called bitonic if it is firstly strictly increasing and then strictly decreasing। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग होना चाहिए, जैसे ये 1 2 5 ये हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और उसके बाद डिक्रीजिंग होना चाहिए, जैसे ये 5 3 2 ये हमारे पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो बाइटोनिक का मतलब ये होता है। और सब सीक्वेंस क्या होता है? तो यार सब सीक्वेंस हमारा ऑर्डर मैटर करता है। जैसे कि यहाँ पे ये 1 है, फिर ये 2 है, तो इसमें हमारा ऑर्डर क्या है कि हमारे पास जो ग्रेटर नंबर है ये 2, ये हमारा 1 के बाद आ रहा है, तो हमारे सब सीक्वेंस के अंदर भी वही सेम ऑर्डर होना चाहिए। तो हमारे सब सीक्वेंस के अंदर ये, जैसे पहले हम मान ले 2 और फिर हम मान ले 4, तो ये हमारा 4 हमारे 2 के बाद आ रहा है, तो हमारा वो सब सीक्वेंस होगा। तो इसमें हमको कंटिन्यूअस लेने की जरूरत नहीं होती, हम इसको बीच में कोई भी एलिमेंट स्किप भी कर सकते हैं। तो ये हम कैसे निकालेंगे यार? तो हमको पूरे एरे में से हमको पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर निकालना है, फिर हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर निकालना है। तो यार इसमें जरूरी नहीं है कि आपको अब एक ही बारे में इसका लॉजिक आ गया होगा, तो आपको थोड़ा हिट एंड ट्राई करके देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या देखा, यहाँ पे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर यूज करनी है। तो एन स्क्वायर हमारी हम यहाँ पे सब सीक्वेंस निकालने में कर सकते हैं। अगर हमने निकालना हो लॉन्गेस्ट, हमने सिर्फ और सिर्फ लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम एक एरे बना लेंगे, उसमें हम एन स्क्वायर टाइम में ट्रेवर्स करेंगे और हम चेक कर लेंगे कि हम इसमें सब सीक्वेंस इंक्रीजिंग कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एग्जांपल देखें, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो इसको अगर हम इस एग्जांपल को देखें यहाँ पे, तो अगर ये वाला हमारे पास एग्जांपल गिवन है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है? तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चलो, अगर इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारे पास 1 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक एरे बना लेंगे और उसके अंदर हम रखेंगे कि हमारे पास लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब क्या आ रहा है, और हर एक उसमें इंडेक्स में हम चेक करेंगे कि यहाँ तक हमारे पास इंक्रीजिंग सब कितना बन रहा है। तो इस इंडेक्स तक हमारा पीछे से इंक्रीजिंग सब कितना बन रहा है, ये हम चेक कर लेंगे इसमें इंडेक्स रख के। तो इसको पहले एक बार जूम कर ही लेते हैं। तो ठीक है, इसमें हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम क्या रखेंगे, हमको 1 आया तो हमको ये चीज तो गारंटी है कि हमारे पास इस सब सीक्वेंस के अंदर इससे पहले वाले हमने इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस चेक करना है, तो ये चीज तो गारंटी है यार हमारे पास कि हमारे पास 1 तो होगा ही। मैक्सिमम मिनिमम आंसर हमारे पास 1 तो हो ही सकता है, क्योंकि ये हमारा एलिमेंट तो होगा ही हमारे इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस के अंदर। और उसके बाद हम क्या चेक करें, उसके बाद हम पीछे से सारे एलिमेंट्स चेक करेंगे कि हमारे पास इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस कौन कौन बना रहे हैं। तो 1 के लिए तो हम पीछे से कोई चेक कर नहीं सकते, तो इसके बाद हम अगले एलिमेंट पे आ जाते हैं। अब हम 11 पे आ गए, तो 11 का आंसर भी हमारे पास 1 आ गया। तो 11 का आंसर हमने 1 रख दिया, बट हमारे इसके बाद हमको पीछे भी चेक करना है कि पीछे वाले एलिमेंट हमारे इसके इसके साथ इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाने में हेल्प कर रहे हैं या नहीं। तो इसके साथ हमको दिख रहा है पहले ये 1 है, फिर ये 11 है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पे बन रहा है। तो हम उसको कैसे रखेंगे, हम चेक करेंगे इसका आंसर। तो सबसे पहले हम ये एलिमेंट चेक करेंगे, या क्या ये एलिमेंट हमारे पास छोटा है। तो साइड में इसकी इक्वेशन भी ले लेते हैं। तो हम चेक करेंगे एरे का, ये हमारा जेथ एलिमेंट, तो जेथ मतलब पीछे वाला, अगर ये हमारे पास छोटा है ith एलिमेंट से, एरे के ith एलिमेंट से अगर ये हमारे पास छोटा है, तो आई होप ऑडियो क्लियर होगी। तो ठीक है, अगर हमने ये चेक कर लिया हमारे पास जेथ एलिमेंट ith एलिमेंट से छोटा है, अब इसके साथ साथ क्या चेक करेंगे, तो इसका हमको सब सीक्वेंस चेक करना पड़ेगा। हम यहाँ पे डीपी का यूज कर रहे हैं, हम पीछे पूरे एलिमेंट ट्रेवर्स नहीं करने वाले, हम एक एक एलिमेंट सिलेक्ट नहीं करने वाले कि ये हमारा बड़ा है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर देख लेंगे हम, ये हमारे पास कितना आंसर बना रहा था इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस में, इसके पीछे का इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस की लेंथ कितनी आ रही थी। तो हम ऐसे ही हर एक एलिमेंट में जाके चेक करेंगे कि ये एलिमेंट और इसके पूरा इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस कितना बन रहा था। तो मतलब ये आंसर वाला है, इसको हम कह देते हैं डीपी। तो एंड हमारे पास ये एलिमेंट अगर छोटा आ रहा है और साथ साथ इसका डीपी में आंसर है, जो डीपी में जेथ का आंसर है जो +1। अब ये +1 क्यों करा, तो डीपी में जेथ का आंसर है और +1 ये हमारे पास अगर ग्रेटर आ रहा है हमारे ith आंसर से, ith। तो इसका मतलब क्या है यार, ये सबसे पहले आप समझ लेते हैं हमने ये क्यों लिखा है। तो यार इसका मतलब है, देखो ये हमारा जेथ एलिमेंट हो गया, ये हमारे पास जेथ एलिमेंट हो गया, ये हमारे पास ith एलिमेंट हो गया। तो हमने क्या चेक करा कि ये वाला हमारा एलिमेंट छोटा है, ठीक है, ये हमारा 11 से छोटा है, तो हम इसको अब चेक करेंगे कि हमारा ये वाला आंसर हमारा मैक्सिमम आंसर बनाने में हेल्प कर सकता है नहीं। तो हमको पहले इसका आंसर चाहिए। तो हमने क्या करा, हमने ये जेथ एलिमेंट का आंसर ले लिया और उसमें +1 करा। +1 हमने ये एलिमेंट के लिए करा कि हम, इसका मतलब क्या है, हम पुराने वाला सारा सब सीक्वेंस ले रहे हैं जो इस एलिमेंट के साथ बन रहा था, वो भी इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस होगा। तो हमने ये वाला पूरा इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस ले लिया और +1 मतलब हमने ये वाला एलिमेंट उसके साथ रख दिया।
तो इसका मतलब ये है, हमने jth वाला पुराना सब सीक्वेंस लिया और +1 इस एलिमेंट के साथ, अगर वो हमारा आंसर करंट आंसर से बड़ा आ रहा है तो हम अपना अपडेट कर देंगे। तो इसका मतलब है इस कंडीशन के बाद हम क्या करेंगे, अपने डीपी के ith आंसर में अपडेट कर देंगे। अब ith आंसर में क्या अपडेट करेंगे, हम ये वाली वैल्यू रखेंगे, मतलब कि जो हमारा पीछे से आंसर आ रहा है, जे से आंसर आ रहा है +1, मतलब ये जे 1 हमारा ये करंट एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ आ गया होगा। ये हमारी पूरी इक्वेशन होने वाली है, हमारे पूरे एरे को बनाने वाली है, हमारे पूरे डीपी में आंसर रखने वाली। तो इससे हमारा आंसर क्या आएगा, इसका आंसर हमारे पास 1 आ रहा है और +1, मतलब कि हमारा आंसर आएगा 2। तो इसमें इरेजर ये रही, तो हमारा इसमें आंसर आ जाएगा 2। यहाँ पे हमारा 11 के लिए आंसर 2 आ गया, और इससे पीछे कोई एलिमेंट है नहीं है तो हम उसको चेक नहीं करेंगे। अब हमारी बारी आएगी 2 की, तो 2 के लिए हम ये सेम चीज करेंगे, तो हम 2 के लिए पीछे लूप चला देंगे। तो पहले 2 की ith वैल्यू आई, फिर ये हमारा jth वैल्यू आई। तो हम jth वैल्यू को चेक करेंगे कि ये हमारा एलिमेंट छोटा है, नहीं ये हमारा एलिमेंट छोटा नहीं है, तो हम आगे बढ़ देंगे। जे अब यहाँ पे आ गया, हम चेक करेंगे ये एलिमेंट छोटा है, हाँ ये एलिमेंट छोटा है, और साथ साथ इसका जो पुराना आंसर था, ये jth एलिमेंट का आंसर +1, jth एलिमेंट का आंसर क्या है 1, 1 + 1, 1 + 1 हमारे पास 2 आ गया। मतलब हम ये एलिमेंट सिलेक्ट करें और ये वाला एलिमेंट सिलेक्ट करें, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। क्या ये हमारा करंट आंसर से बड़ा है? तो अभी हमारा 2 के लिए करंट आंसर क्या है 1, तो हमको ये भी रखना पड़ेगा, हमको सभी के लिए करंट आंसर 1 रखना पड़ेगा पहले। तो ये हमारा करंट आंसर से बड़ा है, हाँ बड़ा है। तो इसके बाद हम अपडेट कर देंगे आंसर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 1 का आंसर +1 यानी कि 2 आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 2, तो 2 का आंसर भी आ गया। अब 10 के लिए चेक करते हैं, 10 के लिए भी हमको तीनों एलिमेंट चेक करने पड़ेंगे, तो इसको भी इरेज करते हैं। तो अभी हमारे पास 10 की बारी आएगी, तो 10 के लिए पहले 2 को चेक करेंगे, और 2 के लिए चेक क्या करेंगे, हमारे पास क्या आ रहा था, ये एलिमेंट छोटा है, हाँ ठीक है, हमारा 2 हमारा 10 से छोटा है, प्लस हमारे पास 2 का आंसर क्या था, 2 का आंसर 2 आ रहा है, 2 +1, मतलब ये 2 का आंसर 2 आ रहा था, मतलब हमने ये वाला एलिमेंट लिया हुआ है, ये वाला एलिमेंट लिया हुआ है +1, यानी कि हमने 10 भी ले लिया, तो वो हमारे पास ग्रेटर आ रहा है 1 से। तो यहाँ पे पहले 1 था, तो हम इसको भी अपडेट कर देंगे, तो मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 3। तो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम आंसर 3 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, हम 4 को चेक करेंगे, 4 के लिए हमारा आंसर क्या आएगा, तो 10 के लिए हमारा मैक्सिमम आंसर हमारा 3 आएगा, हमको ये दोनों एलिमेंट चेक करने की जरूरत ही नहीं है। फिर इसके बाद हम 4 को चेक करेंगे, 4 के लिए हम पहले 10 को चेक करेंगे, फिर 2 को चेक करेंगे, और मैक्सिमम आंसर 3 आएगा। सेम ऐसे ही हम 5 के लिए चलेंगे, तो 5 के लिए हमारा आंसर क्या आएगा 1 2 4 5। तो 5 के लिए हमारा आंसर क्या आएगा 1 2 3 4, 4 आएगा, और 2 के लिए हमारा 2 आंसर आएगा, 1 के लिए 1 आया 1 ही आएगा। तो ये हमारा बन जाएगा इंक्रीजिंग मैक्सिमम इंक्रीजिंग सब एरे, मैक्सिमम इंक्रीजिंग एरे बन जाएगा। इसके अंदर हमारे पास हर एक इंडेक्स पे मैक्सिमम सब सीक्वेंस पड़े हैं हर एक इंडेक्स से। तो अगर हम चेक करना हो 11 तक हमारे पास पीछे मैक्सिमम इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस क्या आ रहा है, तो हम वो इस इंडेक्स पे पड़ा होगा जो कि हमारा 1 इंडेक्स है। अगर हमको चेक करना हो कि मतलब हमारा पूरे एरे में से हमारे पास मैक्सिमम इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस क्या बनना है, तो इस एरे में से ट्रेवर्स कर लेंगे और मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे, यानी कि 4। तो इसका मतलब है यहाँ तक हमारे पास मैक्सिमम इंक्रीजिंग सब एरे आ रहा है, सब सीक्वेंस आ रहा है। तो उसमें हमारे पास 1 1 आ रहा है, ये 1, ये 2, ये 4 और 5, ये हमारा मैक्सिमम इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस बनाने में काम आ रहा है। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि हम मैक्सिमम इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस कैसे बना सकते हैं। तो यार ठीक है, हमने ये समझ लिया अब काफी अच्छे से कि हम मैक्सिमम इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस कैसे बना सकते हैं किसी भी एरे में से। तो हम इसमें से निकाल लेंगे कि हमारे पास मैक्सिमम इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस क्या आ रहा है, ये तो हमारा 1 2 5 ये हमारे पास मैक्सिमम इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस आ रहे हैं इस वाले तरीके से, ठीक है। बट अब इसमें अब हमको करना क्या है, हमको पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चाहिए, फिर हमको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चाहिए। तो ये वाला पैटर्न कैसे निकालेंगे यार, तो थोड़ा सा उसके लिए मैंने भी दिमाग लगाया यार। तो मैंने सोचा कि हम इसके साथ साथ हम मैक्सिमम डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस भी निकाल लेते हैं। तो इसको इरेज करते हैं। तो ये हमारे पास अभी करंट आंसर आ रहा था ये वाले फॉर्मूले से, ठीक है, हमने ये वाला फॉर्मूला लिया। तो ये वाला हमने फॉर्मूला यूज किया और हमने मैक्सिमम इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस बना लिया। बट इसके बाद यार हमको इसके बाद हमको मैक्सिमम डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस भी चाहिए, उसके बाद ही हम आंसर निकाल सकते हैं। तो मैंने सोचा कि हम एक और एरे बना लेते हैं, और फिर मैंने यहाँ पे इसमें हिंट में देखा, तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस चाहिए और फिर डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस भी चाहिए। तो हमने इंक्रीजिंग तो निकाल लिया, अब हम डिक्रीजिंग भी हम सेम तरीके से निकाल सकते हैं। हम इसमें ही कुछ अपने फॉर्मूले में थोड़ा चेंजेस कर लेंगे और अपना लॉन्गेस्ट डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस भी बना लेंगे। बट यार उसके बाद हमारे पास दिक्कत क्या आएगी, देखो यहाँ पे हमने देखा कि 1 11 इसमें हमारे पास 1 आएगा, ये भी हमारा डिक्रीजिंग नहीं है। फिर 1 2 11 से 2 ये हमारा डिक्रीजिंग है, तो यहाँ पे लेंथ 2 आ जाएगी। तो फिर इसके बाद हमारे पास 11 से 10, तो ये भी हमारे पास 2 आ जाएगी लेंथ। और उसके बाद यहाँ पे 4 है, तो 11 10 4 ये हमारे पास 3 आ जाएगी मैक्सिमम लेंथ।
तो 11 10 5, तो इसमें भी हमारे पास 3 आ जाएगी। 11 10 5 2 4 5, तो ये हमारे पास आ रहा है अगर हम फ्रंट से डिक्रीजिंग सब्सीक्वेंस निकाल रहे हैं। बट यार क्या हमको फ्रंट से डिक्रीजिंग सब्सीक्वेंस निकालने की जरूरत है? तो एक बार मैं आपको ये दिखाता हूँ इसमें हमको दिक्कत क्या आने वाली है। तो इसके बाद मैंने क्या सोचा कि इसके बाद हमको क्या करना चाहिए। हमने इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस निकाल लिया, डिक्रीजिंग सब्सीक्वेंस निकाल लिया, बट इसके बाद क्या? इसके बाद हम इन दोनों का अगर सम कर दें तो हमारे पास मैक्सिमम आंसर आ जाएगा कि हमारे कोई भी इंडेक्स पे, देखो हमारे कोई भी इंडेक्स पे हम इसको सम कर दें और हमारे पास मैक्सिमम आंसर आ जाए। तो हमारे पास यहाँ पे 4 आ रहा है और यहाँ पे इसी इंडेक्स पे 3 आ रहा है, तो हमारा मैक्सिमम आंसर 7 आना चाहिए। तो नहीं यार, ऐसे हमारा काम नहीं चलने वाला। तो इसमें हमारा 4 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? हमने कौन कौन से एलिमेंट्स लिया है? तो हमने 1 लिया, तो मतलब हमने सबसे पहले 1 लिया, उसके बाद हमने कुछ एलिमेंट्स छोड़े, पहले एक एलिमेंट छोड़ा, फिर हमने 2 लिया। तो ठीक है, इसको मैं ऐसे बनाता हूँ। सबसे पहले हमने 1 लिया, उसके बाद हमने एक एलिमेंट छोड़ दिया यहाँ पे, फिर उसके बाद हमने 2 लिया, और फिर 2 के बाद हमने 4 लिया, तो एक एलिमेंट छोड़ के, तो हमने एक और एलिमेंट छोड़ा, उसके बाद हमने 4 लिया। अब उसके बाद हमने 4 के बाद सीधा 5 ले लिया। तो 5 ये हमारा इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस बन रहा है और हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है 4। ठीक है, हमने यहाँ पे 4 एलिमेंट्स ले लिया, आपको दिख रहा होगा ये पैटर्न सा। अब इसके बाद हमने इसी इंडेक्स पे हमने 3 लिया, मतलब इस इंडेक्स तक आके हमारे पास 3 के मिन वो आ रहे हैं, हमारे पास मैक्सिमम डिक्रीजिंग सब्सीक्वेंस आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, हमने इसके लिए कौन कौन से एलिमेंट लिए हैं? तो यहाँ तक कि हमने 11 लिया, 10 लिया और 5 लिया है। इसका मतलब हमने ये वाला 11 ले लिया, तो ये हमारे पास सबसे ग्रेटर वैल्यू आ रही थी 11। उसके बाद हमने 10 ले लिया, और उसके बाद हमने यही वाला एलिमेंट हमने 5 लिया। तो इसके बाद हमने यहाँ पे 5 लिया। तो क्या आपको दिख रहा है ये पहले इंक्रीजिंग जा रहा है, डिक्रीज फिर डिक्रीजिंग जा रहा है? तो नहीं यार, ये तो हमारा पहले बीच में, पहले थोड़ा सा इंक्रीजिंग जा रहा है, फिर हमने डिक्रीजिंग वाला एलिमेंट ले लिया, फिर ये इंक्रीजिंग जा रहा है, फिर डिक्रीजिंग वाला एलिमेंट। तो ये हमारा ऐसा पैटर्न तो नहीं बना। हमको पैटर्न कैसा चाहिए? पहले पूरा इंक्रीजिंग फिर पूरा डिक्रीजिंग, हमको ऐसा पैटर्न चाहिए। बट ये तो हमारा कुछ अलग सा ही बन रहा है, तो हमको इसकी तो जरूरत नहीं है यार। हम ये वाले एल्गोरिदम से काम नहीं कर सकते, ये हम ऐसे इसको नहीं चलने वाले हैं। तो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं यार? हमने क्या करा है, हमने एक पॉइंट लिया है और उसके हम क्या निकाल रहे हैं, पीछे इंक्रीजिंग, पूरा इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस क्या बन रहा है और उसके पीछे से पूरा डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस क्या बन रहा है, हम ऐसे निकाल रहे हैं। बट यार हमको कौन सा पॉइंट चाहिए? ये वाला पॉइंट चाहिए जिसके आगे हमारे पास इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस बन रहा हो ऐसे ऊपर की तरफ, और उसके जो उसके नेक्स्ट में, उसके बाद हमारे पास डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस बन रहा हो। तो हमको ऐसा पॉइंट चाहिए। तो हमको ये सेंटर पॉइंट चाहिए और उसके बाद हम ये वाला पैटर्न निकाल सकते हैं। पहले हमको इंक्रीजिंग चाहिए, इस पॉइंट से पहले तक, इस पॉइंट से पहले तक हमको सारा इंक्रीजिंग पैटर्न चाहिए, और इस पॉइंट के बाद में हमको सारा डिक्रीजिंग पैटर्न चाहिए। तो हमको ऐसा ऐसा पैटर्न निकालना है। तो हम ये वाला पॉइंट निकाल लेंगे। हमारे पास इंक्रीजिंग वाला तो पड़ा ही है, ये रहा। हर एक पॉइंट से हमारे पास क्या है, हम हर एक पॉइंट से उससे पहले का इंक्रीजिंग पैटर्न निकाल सकते हैं, और हर एक पॉइंट के बाद का हमको डिक्रीजिंग पैटर्न चाहिए। अब तो हमारे पास ये वाला काम जो है ये हमारे पास कंप्लीट पड़ा है। अब इस इंडेक्स के बाद हमको डिक्रीजिंग पैटर्न चाहिए। अब ये हम हमारा काम रिमेनिंग है, बस हमको ये वाला काम तो हमारा इस वाले फॉर्मूले से हमने निकाल लिया। ये वाला जो हमारा एरे बन रहा है डीपी, ये हमने इस वाले फॉर्मूले से निकाल लिया है। बट हमको इस वाले पॉइंट के बाद हमको चाहिए डिक्रीजिंग पैटर्न। अब वो कैसे निकालेंगे? तो वो भी हम ये सेम फॉर्मूले का यूज करेंगे, बस हमारा लूप पीछे चलाने के बजाय हम लूप आगे चलाएंगे। तो हम किसी भी इंडेक्स से हम लूप आगे चलाएंगे, और इसके आगे से हम क्या करेंगे, हम चलो फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूँ। तो ये सेम एग्जांपल के साथ, तो एक बार इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। तो इस वाले फॉर्मूले के अंदर हमको क्या करना है, सबसे पहले एक एरे तो बनाएंगे ही, जिसके अंदर हमारे पास क्या पड़ा होगा, लॉन्गेस्ट डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस, जो हमारा पीछे से होगा। तो हम एक पॉइंट के उसके पीछे से हम लॉन्गेस्ट डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस निकाल रहे होंगे। तो अगर हम इस पॉइंट पे आए तो इसके बाद वाला हमको डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस चाहिए, और वो कैसे निकालेंगे यार? तो उसके लिए हमको इनका ऑलरेडी आंसर पता होना चाहिए। तो अगर हम इनका ऑलरेडी आंसर निकाल रहे हैं फिर यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसका मतलब हम पीछे से ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो हमको पहले पीछे से ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसमें ट्रेवर्स करेंगे, फिर इसका आंसर आ जाएगा, फिर इसका आंसर निकाल लेंगे हम पीछे वाले आंसर में से। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये 1 पे आए, तो 1 का आंसर कैसे आएगा? सबसे पहले 1 तो ऑलरेडी होगा ही, क्योंकि लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस हो या डिक्रीजिंग हो, 1 तो हमारे पास आएगा ही, जो कि हमारे पास ये एलिमेंट है। तो सबसे पहले 1 आंसर होगा इसके पास, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके आगे से ट्रेवर्स करना चेक करेंगे, और फिर हम डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस निकालेंगे। तो इसके आगे तो कोई एलिमेंट है नहीं है, तो ठीक है, हम यहाँ पे ट्रेवर्स नहीं करेंगे। तो ये हट गया। अब हम यहाँ पे आ चुके हैं, अब हम 2 पे आ चुके हैं। तो 2 के लिए हमारे पास आंसर 1 पड़ा होगा, और इसके बाद हम आगे चेक करेंगे, या कि हम 1 के लिए चेक करेंगे। तो हमने चेक क्या करना, डिक्रीजिंग। तो हम क्या देखेंगे कि हमारे जो ये जेथ एलिमेंट है, यानी कि ये 1, तो जेथ एलिमेंट यानी कि ये 1, ये हमारे पास छोटा है हमारे ith एलिमेंट से। तो ith एलिमेंट ये अगर हमारे पास छोटा है, एंड हमारे पास साथ साथ एक और कंडीशन होनी चाहिए, जैसे कि हमारे पास पिछले में फॉर्मूले में था। तो एंड इसके साथ हमारे पास क्या होना चाहिए, इसका आंसर हमारे पास अगर बड़ा हो गया इस वाले आंसर से, तो इसका मतलब हमारे पास जेथ का आंसर, यानी कि डीपी ऑफ
jth हमारे पास +1। तो आई होप आपको ये +1 का अभी तक पता लग गया होगा कि हमारे पास ये वाला आंसर है। अगर हम इसमें ये वाला कैरेक्टर भी ऐड कर दें, ये वाला एलिमेंट भी हम अपने सब सीक्वेंस के अंदर ऐड कर दें, तो jth वाला आंसर +1 अगर ये हमारे पास ग्रेटर हो गया ith वाले आंसर से, तो ith आंसर, तो इसका मतलब क्या है, हमने ith आंसर को अपडेट कर देना। और यार ये एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला है हमारे पास इस वाले के साथ, तो आपको ये दिख रहा होगा। हमारे पास jth आंसर +1 ग्रेटर हो गया हमारे ith आंसर से, तो हम अपडेट कर देंगे। और हमारे पास यही हमारे पास सेम ये वाली कंडीशन भी थी, तो हमारे पास एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस निकालने के लिए। बस हमारे पास इसमें डिक्रीजिंग वाले में हमने पीछे से ट्रेवर्स करना है, तभी हमारे पास डिक्रीजिंग निकलेगा। तो हमारे पास इसके बाद एक पॉइंट आ जाएगा, जिसके बाद हमारे पास डिक्रीजिंग है और जिसके पहले हमारे पास इंक्रीजिंग है, तो हमारे पास वो सेम पैटर्न बन जाएगा जो इस क्वेश्चन में हमको रिक्वायर्ड है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम दोनों एलिमेंट रिवर्स कर लेंगे और हम ऐसे एलिमेंट को मैक्सिमम निकाल लेंगे। मतलब हम दोनों का सम ही करना है, इंक्रीजिंग वाले का सम प्लस डिक्रीजिंग वाले का सम। जिस भी पॉइंट पे हमारे पास मैक्सिमम आंसर हुआ वो हमारे पास आंसर होगा। तो एक बार इसको अब कोड कर लेते हैं। सबसे पहले हम n निकाल लेते हैं जो हमारे इसकी लेंथ होगी। उसके बाद इंक्रीजिंग वाला एरे बना लेते हैं, इंक्रीजिंग जिसकी लेंथ हमारे पास n होगी। एंड इसके बाद हम ट्रेवर्स कर लेते हैं। सबसे पहले इस एरे के अंदर सभी एलिमेंट्स 1 हो गए, तो उसके लिए एक्स्ट्रा हमको लगाने की जरूरत नहीं, हम इसी लूप में कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें इसको आगे से ट्रेवर्स करना है, i शुड बी लेस देन n। तो सबसे पहले हम इस एलिमेंट में क्या डाल देंगे, ith एलिमेंट को 1 कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इंक्रीजिंग के अंदर हम कर क्या रहे थे, सबसे पहले इस एलिमेंट पे आए, फिर हम पीछे ट्रेवर्स कर रहे हैं, इस एलिमेंट पे आए, फिर पीछे ट्रेवर्स कर रहे हैं, और ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो सेम फॉर्मूला सेम ही था हमारे पास। तो हम पीछे ट्रेवर्स करना है, यानी कि हमने 0 से j शुड बी लेस देन i तक ट्रेवर्स करना है, या फिर यहाँ पे j++ आएगा। तो इस, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, j हमारा i-1 से स्टार्ट होगा और j शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले हम i-1 से, यानी कि ये हमारा ith एलिमेंट है, तो हम i-1 से हमारा j स्टार्ट होगा और हम 0 तक जाएंगे। और हमने क्या चेक करना है, ये वाली कंडीशन। तो ये वाली कंडीशन लिख लेते हैं, इफ हमारे पास जो नम्स का jth एलिमेंट है ये हमारे पास छोटा हो गया नम्स के ith एलिमेंट से, एंड हमारे पास साथ साथ दूसरी कंडीशन क्या थी, हमारे पास दूसरी कंडीशन है ये वाली। हमारे पास जो jth का आंसर है, मतलब कि हमारे पास जो इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस ऑफ jth +1, अगर ये हमारे पास ग्रेटर हो गया इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस ऑफ ith से, जो कि हमने अभी अभी 1 भरा था। तो ये आपको दिख रहा होगा हमने अभी 1 भरा है। तो अगर हमारे पास jth का आंसर +1 हमारे पास बड़ा हो गया, तो हम अपडेट कर देंगे, ith का आंसर को अपडेट कर देंगे, इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस ऑफ jth +1। तो इसका मतलब हमने ये वाले एलिमेंट को पिछले वाले सब सीक्वेंस के साथ मर्ज करके हमने बड़ा आंसर बना लिया अब ith सब सीक्वेंस के लिए। तो ये हमारे पास इंक्रीजिंग के लिए हो गया, और अब सेम चीज हम करेंगे डिक्रीजिंग के लिए। तो इसको अब यहाँ पे डिक्रीजिंग कर देते हैं, डिक्रीजिंग। और ये हमारा i कहाँ से स्टार्ट होगा, लास्ट एलिमेंट से, n-1, एंड हमारा i शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड i-। तो ठीक है, इसको जूम ही कर लेते हैं। तो हमारा i n-1 से स्टार्ट होगा और हमने 0 तक जाएंगे, ठीक है। हम पीछे से ट्रेवर्स करना स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि हमने अभी अपने एल्गोरिदम में समझा था। और इसमें भी हमने सबसे पहले डिक्रीजिंग में हमने ith एलिमेंट में 1 भर दिया, और अब j हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, j हमारा अब आगे चलेगा। तो एल्गोरिदम में दिखाता हूँ, यहाँ पे हमने क्या करा है, हमने ith एलिमेंट यहाँ से लिया और फिर i यहाँ पे आएगा, तो हमने इसके आगे स्टार्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हमने इसके आगे जाना है। तो इसका मतलब j हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, i+1 से, और हमारा j शुड बी लेस देन इक्वल टू n, लेस देन n होगा, है ना। और यहाँ पे यार j माइनस माइनस आएगा, j हमारा i-1 से 0 तक जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा j i+1 से n तक जाएगा पूरी। और हम ये क्या चेक करें, अगर हमारा jth एलिमेंट छोटा है तो मतलब हमारे पास पहले बड़ा एलिमेंट है और उसके बाद हमारे पास छोटा एलिमेंट है, मतलब डिक्रीजिंग पैटर्न बन रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे jth एलिमेंट अगर छोटा है और हमारे पास डिक्रीजिंग ऑफ jth+1 हमारे पास बड़ा हो रहा है इससे, तो हम इसको भी अपडेट कर देंगे, डिक्रीजिंग, यहाँ पे भी डिक्रीजिंग। और इसके बाद हमने अब आंसर निकालना है इन दोनों का सम करके। तो आंसर हमारा 0 से इनिशियलाइज होगा और हम लूप चला लेंगे 1 से n तक, i शुड बी लेस देन n i++। तो आंसर में क्या रखेंगे हम, मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ आंसर और इन दोनों का सम, इंक्रीजिंग ऑफ ith प्लस डिक्रीजिंग ऑफ ith। तो हमने ये हमारा आंसर आएगा, और लास्ट में हम क्या रिटर्न कराएंगे, आंसर। तो इसका मतलब क्या है यार, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तो एक बार इसको जूम आउट करता हूँ। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम किसी भी एलिमेंट पे आके हम इसका पहले यहाँ तक का इंक्रीजिंग पैटर्न देख रहे हैं। तो सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं यार, हम क्या आने वाला है। तो 6 आ रहा है आंसर। तो 6 आंसर हमारे पास कैसे आ रहा है, तो इसके अंदर हम देखते हैं। 6 आंसर सबसे पहले हम 1 ले रहे हैं, फिर उसके बाद 2 ले रहे हैं, फिर हम यहाँ पे 4 ले रहे हैं, फिर 5।
तो यहाँ तक हमारा इंक्रीजिंग है, फिर 2 1 ये हमारे पास डिक्रीजिंग है। ठीक है, यहाँ तक हमारा आंसर ले रहे हैं। तो एक बार इसको क्लीन करके लिखता हूँ। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, सबसे पहले हमारे पास इंक्रीजिंग पैटर्न बनना है और फिर हमारे पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पैटर्न बनना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर ठीक आ रहा है 6। बट इसके अंदर हमारे पास क्या करें, हमारा हम क्या निकाल रहे हैं, सबसे पहले हमने इंक्रीजिंग लिया इस इंडेक्स तक और फिर डिक्रीजिंग लिया इस इंडेक्स के आगे तक। तो इस इंडेक्स तक हमने इंक्रीजिंग पैटर्न लिया, यानी कि हमने कौन कौन से लिए, 1 2 4 5, यहाँ यानी कि इस पे हमारे पास इंक्रीजिंग वाले एरे के अंदर 4 आंसर पड़ा होगा। और उसके बाद हम क्या निकाल रहे हैं, डिक्रीजिंग इसके आगे तक। तो उसके अंदर हमारा क्या आंसर आ रहा है, डिक्रीजिंग इससे इस इंडेक्स से आगे तक कितना डिक्रीजिंग आ रहा था, यानी कि 1 2 3। तो हमारे पास डिक्रीजिंग में हमारे पास 3 पड़ा होगा, ये हमारे पास इंक्रीजिंग में पड़ा होगा, ये हमारे पास डिक्रीजिंग में पड़ा होगा आंसर। तो इन दोनों का सम क्या आ रहा है हमारे पास आ रहा है 7। क्योंकि यार हमने क्या किया, ये 5 को हमने इंक्रीजिंग के अंदर भी ले लिया, 5 को हमने डिक्रीजिंग के अंदर भी ले लिया, तो हमारे पास इसलिए आंसर आ रहा है 7। बट हमारे पास 7 आंसर नहीं आना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए 6। तो हम ये 5 को 2 बार नहीं लेंगे, इसलिए हम यहाँ पे करेंगे -1। तो अब चेक करते हैं, और हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर n² और स्पेस ऑफ n। तो एक बार इसका आंसर चेक करते हैं, और हमारा आंसर यहाँ पे ठीक आ रहा है, इसको अब सबमिट कर देते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड ये क्वेश्चन हम डीएस रिपोजिटरी के अंदर पेस्ट कर देते हैं। तो इस रिपोजिटरी के अंदर आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अंदर एक readme.md फाइल होगी इस पेज के एंड में, एक बार उसको आगे रीड कर लेना, आपको पता लग जाए ये रिपोजिटरी आपको कैसे फायदा करने वाली है। तो आके इसको आप स्टार मार्क कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।